हेलो मेरे दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। कहानी को ध्यान से सुनिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए रंजिशे इश्क भाग 10 शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि मृत्युंजय ने एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नैना से शादी कर उसे अपनी गुलाम बना लिया। उधर रघुवंशी विला जो कुछ घंटे पहले रोशनी और संगीत से चहक रहा था, अब वहाँ किसी शमशान जैसी मनहूस खामोशी छाई हुई थी। मंडप की मध्यम पड़ती आग और बुझते हुए दिए रघुवंशी खानदान के ढलते रुतबे की गवाही दे रहे थे। पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में नफरत की ऐसी ज्वाला दहक रही थी मानो वह अपने ही साम्राज्य को भस्म कर देंगे। उनके सामने कल्याण सिंह और वरुण खड़े थे, जिनके चेहरे पर क्रोध से ज्यादा अपमान की कालिक पुती थी। अचानक पृथ्वी रघुवंशी की दहाड़ पूरे विला में गूंज उठी। त्रिशा त्रिशा जो अपने ही ख्यालों के भंवर में खोई हुई थी, उस आवाज से सिहर उठी। उसकी रूह कांप गई। उसने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता की पारखी नजरें उसका सच पढ़ चुकी है। पृथ्वी जी उसकी ओर बढ़े। उनके हर कदम में एक खौफनाक आहट थी। मुझे अच्छी तरह से पता है त्रिशा कि नैना को इस घर से भगाने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। बताओ कहाँ है वह? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुम्हारी इस एक बेवकूफ़ी का क्या अंजाम होगा। तुमने रघुवंशियों की साख दांव पर लगा दी है। त्रिशा खामोश थी और उसकी खामोशी पृथ्वी रघुवंशी के दिल में आग लगा रही थी। इससे पहले कि वह उस पर हाथ उठाते, सन्नाटे को चिरती हुई टायरों की एक चीख सुनाई दी और एक कार ठीक रघुवंशी विला की दहलीज पर आकर रुकी। कार की गेट खुली और जैसे ही मृत्युंजय ने अपना पहला कदम रघुवंशी विला की सरजमी पर रखा, हवाओं की दिशा बदल गई। 20 साल बाद वह उसी हवेली की चौखट पर खड़ा था जहां उसका बचपन, उसका पूरा संसार छीन लिया गया था। विला वही था, लेकिन आज उसकी दीवारें भी उसे पहचान कर सिहर उठी थी। उसका काला सूट, आंखों पर वही डार्क गॉगल्स और चेहरे पर एक विजेता की क्रूर मुस्कान। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और एक झटके से नैना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा और फिर उसकी आवाज वहां गूंज उठी। यहाँ है आपकी पोती नैना मृत्युंजय रनावत। यह आवाज नहीं बल्कि रघुवंशी विला पर गिरा कोई बिजली का गोला था। विला के गेट पर खड़े गार्ड से लेकर मंडप में बैठे कल्याण सिंह तक सबकी सांसें अटक गई। पृथ्वी रघुवंशी के हाथ उनकी सोने की छड़ी पर इतनी जोर से कस गई कि उनकी उंगलियों की पोर सफेद पड़ गए थे। आंखों में क्रोध का एक ऐसा लावा उबल रहा था जो किसी को भी जलाकर राख कर दे। उनके सामने उनकी पोती खड़ी थी, वही लाल जोरा, लेकिन अब वह धूल से सना था। नजरें झुकाए और सबसे डरावना सच, उसकी मांग में मृत्युंजय के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। वहीं त्रिशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर कांपने लगे। उसकी हालत तो जैसे शब्दों के परे थी। उसने अपनी जान से प्यारी बेटी को इस दलदल और खानदानी रंजिशों से दूर भेजने के लिए भगाया था, पर नियति ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि नैना सीधे उसी काल के पंजे में जा फंसी जिससे उसे बचाना था। अपनी फूल जैसी बेटी को इस हालत में देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहीं वीर, शौर्य, काव्या, नैरा और अदिति, सबके चेहरे पर पत्थर जैसी खामोशी थी। वीर और शौर्य का तो खून खौल रहा था। उन्हें मृत्युंजय से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी बहन की वो हालत दिख रही थी, उसका फटा हुआ लहंगा, झुके हुए चेहरे पर मायूसी। जैसे ही वीर ने नैना की तरफ कदम बढ़ाया, पृथ्वी जी की आवाज ने उसे पत्थर बना दिया। रुक जाओ, कोई भी उस लड़की के करीब नहीं जाएगा। अगर किसी ने भी उसके पास जाने की कोशिश की तो आज इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। अब वह रघुवंशी नहीं रही। शौर्य और वीर की आंखें भर आई, पर अपने दादाजी के डर और अनुशासन ने उनके कदमों में बेरिया डाल दी थी।
इन सबके बीच खड़े थे रणविजय जी। 20 साल बाद वह मृत्युंजय को देख रहे थे। जहां बाकी सब गुस्से में थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा अपराध बोध और दर्द था। लेकिन मृत्युंजय, वह तो जैसे पत्थर का बना था। उसने ना किसी के गुस्से की परवाह की, ना किसी के दर्द की। उसने बड़े ही एटीट्यूड और अधिकार के साथ नैना को अपनी बाहों में भरा, मानो वह कोई ट्रॉफी हो। उसने बड़ी शान से अपना पहला कदम हवेली के अंदर बढ़ाया। उधर कल्याण सिंह ने अपना साफा उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वह गरजते हुए बोले, पृथ्वी रघुवंशी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस धोखे की। मेरा बेटा मंडप में बैठा रहा और आपकी पोती किसी और की बाहों में विला में दाखिल हुई। टेंडर तो भूल जाइए, अब अपनी बर्बादी का इंतजार कीजिए। जिस पृथ्वी जी के सामने किसी को सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, वह आज अपमान का घूंट पी रहे थे। वह रणविजय जी से बोले, मीडिया को बाहर निकालो रणविजय, अभी और इसी वक्त। वहीं मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स और पत्रकारों की शोर में एक चैनल का वरिष्ठ पत्रकार, जो पुराना और पावरफुल था, के नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय रनावत की पकड़ थी। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसने अपनी खोज पाली हो। सांस रोककर उसने कहा, यह तो एमजे है, मृत्युंजय रनावत। जैसे ही उसने नाम लिया, मीडिया में पूरी खलबली मच गई। कैमरे झूम उठे, रिपोर्टर्स चीखने लगे। मेहमानों के बीच में भी एक अजीब सी हलचल फैल गई, क्योंकि अब पहली बार था जो मृत्युंजय रनावत मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों से दूर रहता था, खुलकर सभी के सामने आया था। वहीं कल्याण सिंह की आंखों में जहां गुस्सा था, अब घबराहट साफ झलक रही थी। सामने खड़ा था वही शख्स जिसका नाम केवल एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में डंका बजाता था, मृत्युंजय रनावत। वह अपने बेटे वरुण का हाथ थामकर धीरे से बारात सहित बाहर निकल गए। शहनाई की आवाज अब मातम के सन्नाटे में बदल चुकी थी। वहीं नैना के कानों में जैसे ही मृत्युंजय रनावत नाम गूंजा, वह भी भीतर से सिहर गई। अब तक वह जिस शख्स के साथ खड़ी थी, उसकी पहचान से वह पूरी तरह अनजान थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर इसने मुझसे शादी क्यों किया? मुझे इतना मजबूर क्यों किया? मुझे गुलाम क्यों बनाया? लेकिन फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह भीतर ही भीतर गुस्से से, नफरत से, बेबसी से तड़प रही थी। रणविजय जी जैसे ही मीडिया को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, मृत्युंजय की बर्फीली आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, रुक जाइए रणविजय जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मीडिया को आज उनके चैनलों के लिए सबसे बड़ी टीआरपी मिलने वाली है। आखिर एमजे ने शादी की है, वो भी पृथ्वी रघुवंशी की पोती से। दुनिया को पता तो चले कि रघुवंशियों की पसंद क्या है। मृत्युंजय ने बड़ी बेबाकी से अपना हाथ नैना की कमर पर कसा और उसे अपने सीने से सटा लिया। नैना के शरीर में घृणा की एक लहर दौड़ गई, पर जैसे वो पीछे हटने लगी, मृत्युंजय उसके कान के पास झुका और फुसफुसाते हुए, वही कहना जो मैंने सिखाया है स्वीट हार्ट, वरना याद है ना, एक भी गलत लफ्ज और तुम्हारी माँ की अगली 10 साल जेल की सलाखों के पीछे कटेंगे। स्माइल करो, दुनिया हमें देख रही है। नैना ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में नफरत की इतनी ज्वाला थी कि अगर मुमकिन होता तो वह मृत्युंजय को वही भस्म कर देती। पर मृत्युंजय, उसे तो जैसे इस नफरत की आदत थी। नफरत और दर्द ही तो उसके जीवन के साथी थे। तभी एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया। नैना जी, क्या यह शादी आपकी मर्जी से हुई है? अगर आप और मिस्टर मृत्युंजय जी साथ थे तो भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या आपके घर वाले आप पर दबाव डाल रहे थे? नैना का गला सूख गया। उसने एक नज़र अपनी माँ त्रिशा की ओर देखा। त्रिशा का चेहरा अविश्वास और गुस्से से फटा जा रहा था। नैना ने अपनी मुठ्ठियाँ अपने लहंगे के सिल्क में कस ली, यहाँ तक कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं मृत्युंजय रनावत से मोहब्बत करती हूँ।
हम सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मेरे दादाजी मेरी शादी, यह कहते हुए नैना ने अपनी नजरें जैसे ही पृथ्वी रघुवंशी की ओर उठाई, उसे लगा जैसे उसकी रूह कांप गई। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली, पर मेरे दादाजी मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर रहे थे। मैं वो शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी रूह और मेरे वजूद सिर्फ मृत्युंजय का है। इसलिए मैंने भागकर इनसे शादी कर ली। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। नैना के मुंह से निकले प्यार के ये शब्द उसके अपने कानों में तेजाब की तरह घुल रहे थे। नैना का यह बयान देते ही पूरे रघुवंशी विला में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। सभी हैरान और परेशान उसे देख रहे थे। किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नैना कुछ ऐसा कहेगी। वही नैना बेचारी अंदर ही अंदर टूट रही थी। तभी एक और रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर रनावत, आप एशिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन हैं, द ग्रेट एमजे। आप चाहे तो डंके की चोट पर शादी कर सकते थे, भला आपको कौन मना करता? तो फिर चुपचाप शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या आपके और पृथ्वी रघुवंशी के बीच कोई ऐसी वजह है जिसके चलते यह शादी खुलेआम नहीं हो पाई? नैना रघुवंशी को भागकर आपसे शादी करनी पड़ी। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। मृत्युंजय हल्के से मुस्कुराया। वह मुस्कान नहीं थी, वह कंट्रोल था। उसने नैना को अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे यह दिखाना चाहता हो कि अब वह उसकी ढाल भी है और उसकी जंजीर भी। फिर उसने माइक की ओर देखा और बेहद शांत ठंडी आवाज में बोला, देखिए, कुछ रिश्ते शोर में नहीं, खामोशी में बेहतर निभाए जाते हैं। मैं शादी कर सकता था डंके की चोट पर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की इज्जत को तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मृत्युंजय अपने दाव की हर चाल जानता था। उसे पता था, अगर पृथ्वी रघुवंशी इस शादी का विरोध करेंगे तो मीडिया इस रंजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और अगर समर्थन करेंगे तो लोग पूछेंगे, फिर भागने की जरूरत क्यों पड़ी? मीडिया के अभी सवाल हवा में तीखे तीर की तरह गूंज रहे थे। हर तरफ से क्यों और कैसे की बौछार हो रही थी। तभी मृत्युंजय रनावत के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी शिकारी की जिद की मुस्कान थी। आप लोगों को आखिर कैसे यकीन दिलाया जाए कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? शायद शब्द काफी नहीं होंगे इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। मृत्युंजय ने एक तिरछी नजर पृथ्वी रघुवंशी और त्रिशा के चेहरे पर डाली। उसने देखा कि कैसे अपमान से उनके चेहरे लाल हो रहे थे, और ठीक उसी पल उसने अपनी बाहें नैना के इर्द गिर्द कसी और सबके सामने कैमरों की चमक के बीच अपने होठ नैना के कांपते हुए होठों पर रख दिए। पूरा हॉल जैसे जम गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। मीडिया कर्मी तो जैसे पागल हो गए। फ्लैश गन की रोशनी किसी आतिशबाजी की तरह बरसने लगी। क्लिक क्लिक की आवाज ने पूरे माहौल को भर दिया। वही नैना पत्थर की मूर्त बन गई। उसके शरीर का खून जैसे जम गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ यह क्या हो गया। उसके होठ बंद थे। उसने मृत्युंजय को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वह तो जैसे उसकी वजूद पर अपनी नफरत की मुहर लगा रहा था। वह नैना के होठों पर अपनी जिद की एक गहरी और कड़वी छाप छोड़ रहा था। नैना के अंदर से चीख निकल रही थी। वह चाहती थी उसे जोर से धक्का दे, उसका चेहरा नोच ले और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। वहीं सामने खड़े पृथ्वी रघुवंशी और त्रिशा अपमान की ऐसी आग में जल रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हॉल के एक कोने में खड़ी अदिति और नैना को तो यह देखकर हिचकी आने लगी थी। उनका कलेजा मुंह को आ गया था। अदिति की आंखों में अविश्वास था। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बाप रे, नैना, जो आज तक किसी गैर मर्द को अपने करीब आने की इजाजत तक नहीं दी थी, यहाँ तक कि कुणाल को भी नहीं, वो आज सरेआम यह सब कर रही है। क्या वो वाकई बदल गई है? नैना ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और गौर से उस मंजर को देखा। उसकी पारखी नजरें नैना के चेहरे के उस पत्थर जैसे भाव को पढ़ रही थी। वह भारी आवाज में बोली, नहीं अदिति, वह किस नहीं कर रही है, ध्यान से देखो उसे।
मृत्युंजय रनावत उसे किस कर रहा है। नैना के हाथ देखो, वह उसकी शर्ट की मुट्ठियों को खींच रही है। वह उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। वहीं मृत्युंजय धीरे से नैना के होठों को छोड़ा। नैना गुस्से और नफरत से उसे घूर रही थी, पर उसके चेहरे पर सातिर चमक थी। वह झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, चिल स्वीटहार्ट, जस्ट चिल। बस ये एक किस था, इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। इसे प्यार समझने की भूल मत करना। यह तो मेरी नफरत की शुरुआत है। फिर मृत्युंजय ने ठंडी मुस्कान के साथ मीडिया से कहा, अगर आप लोगों का सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो हमारी कुछ पिक्चर्स ले लीजिए और खाना खाकर जाइए। उसका लहजा भले ही बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शब्दों की धार इतनी तीखी थी कि मीडिया के किसी रिपोर्टर्स की हिम्मत नहीं हुई एक भी सवाल और पूछने की। मृत्युंजय ने शान से नैना को अपनी बाहों में भर लिया। 2-3 पोज दिए। कैमरे की फ्लैश लाइट लगातार चमक रही थी। नैना ने जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान चिपका ली। मीडिया के जाते ही रघुवंशी विला का माहौल किसी शमशान जैसा भारी हो गया। त्रिशा, जिसकी ममता अपमान की आग में जल रही थी, वह तेजी से नैना की तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया, पर इससे पहले कि वह नैना के गाल पर थप्पड़ जड़ती, एक फौलादी हाथ ने उसकी कलाई बीच में ही दबोच ली। वह मृत्युंजय था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। त्रिशा गुस्से से चीखते हुए, हाथ छोड़ो मेरा, यह मेरी बेटी है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मृत्युंजय बहुत शांत पर डरावने लहजे में बोला, सासू माँ, आप जिस पर हाथ उठाने जा रही हैं वह अब नैना रघुवंशी नहीं, बल्कि मिसेज मृत्युंजय रनावत है, और मेरी पत्नी पर कोई हाथ उठाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनते ही नैना सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान कुछ देर पहले उसे गुलाम और प्रॉपर्टी कह रहा था, अब वह पूरी दुनिया के सामने, उसकी माँ के सामने उसका ढाल क्यों बन रहा है। क्या यह भी उसके किसी खेल का हिस्सा था। त्रिशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और नफरत भरी नजरों से नैना को देखा। तूने अपनी माँ को मार डाला नैना, तूने आज मेरे भरोसे का गला घोट दिया। जा, चली जा यहाँ से। अपनी यह मनहूस शकल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। आज से मेरे लिए तू मर चुकी है। नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माँ के ये शब्द उसके दिल के आर पार किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, अपनी बेगुनाही की दुहाई देना चाहती थी, पर उसे मृत्युंजय की वह शर्त याद थी। वो खामोश रही, पत्थर की मूरत की तरह। मृत्युंजय ने बड़े हक से नैना का हाथ थामा और मुड़ा। चलो मिसेज रनावत, यहाँ की हवा में अब तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत बची है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जैसे वो विला के गेट की तरफ बढ़े, अचानक हवा को चीरती हुई ढाई की आवाज आई। एक गोली नैना के सिर के पास से गुजरने ही वाली थी कि मृत्युंजय की सिक्स सेंस ने उसे अलर्ट कर दिया। उसने पलक झपकते ही नैना की कमर को पकड़कर उसे बिजली की रफ्तार से दूसरी तरफ खींच लिया। गोली नैना को नहीं लगी, बल्कि सीधे सामने खड़ी लग्जरी गाड़ी के कांच को चकनाचूर कर गई। हॉल में चीख पुकार मच गई। सबने उस दिशा में देखा जहां से गोली चली थी। पृथ्वी रघुवंशी अपने कांपते पर मजबूत हाथों में अपनी पुरानी राइफल ताने खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी ही पोती को जान से मार देना चाहते थे। विला का आंगन अब किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। त्रिशा सदमे से लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जहां उसके पिता ने उसकी बेटी का खून बहाने की कोशिश की। नैरा और अदिति ने दौड़कर उसे संभाला, जबकि वीर और सौर अपनी जगह पत्थर बन चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दादाजी की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, उन्हीं हाथों ने आज उनकी बहन पर गोली दागी थी। वहीं मृत्युंजय के भीतर का शैतान जाग चुका था। वह पलटा और तेज कदमों से सीधा पृथ्वी रघुवंशी के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों की लंबाई और रुतबा एक जैसा था और आंखों में एक दूसरे के लिए जानलेवा नफरत। मृत्युंजय ने पृथ्वी जी की आंखों में झांकते हुए दांत पीसकर बहुत धीमी पर जहरीली आवाज में कहा, अगर आज उसे यह गोली छूती भी ना, तो कसम से ये मृत्युंजय रनावत तेरा यह पूरा लंका जला दिया होता। उसकी आंखों में नैना के लिए जुनून और पागलपन झलक रहा था।
यह गलती दोबारा मत करना पृथ्वी रघुवंशी, क्योंकि जिस पर आज तूने गोली चलाने की हिम्मत की है ना, वह इस मृत्युंजय रनावत की पत्नी है। और याद रखना, मैं अपनी चीज़ों पर किसी दूसरे की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करता, तो गोली तो बहुत दूर की बात है। पृथ्वी जी की राइफल अभी भी कांपते हाथों में थी, पर उनका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। मृत्युंजय ने एक बार फिर गरजते हुए कहा, इस बूढ़े हाथ को इतना कष्ट मत दे पृथ्वी रघुवंशी, क्योंकि अभी तुझे बहुत कुछ देखना बाकी है। तेरे अंदर जो यह रघुवंशी अहंकार का कीड़ा जिंदा है ना, इसे मैं अभी इसी वक्त मरोड़ सकता हूँ, पर मैं तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे मजबूर कर दूंगा कि तू अपने इसी हाथ से अपना अहंकार खुद तोड़े। और अगर तूने फिर से ऐसी कोशिश की तो याद रखना, उस टूटे हुए अहंकार को समेटने के लिए तेरे पास हाथ ही नहीं बचेंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मृत्युंजय के शब्दों में मौत की ठंडी गूंज थी। उसने एक झटके से पृथ्वी जी के हाथ से बंदूक छीनी और उसे अपने घुटने पर रखकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। लोहे और लकड़ी के टूटने की वह आवाज़ पृथ्वी जी के वजूद के टूटने की आवाज़ थी। मृत्युंजय पलटा और बिना पीछे देखे नैना के पास गाड़ी में जाकर बैठ गया। नैना ने अपनी भीगी आंखों से आखिरी बार विला की दीवारों को देखा, जहां अब सिर्फ उसके लिए नफरत का धुआं बचा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ नैना की जिंदगी की पुरानी यादें भी पीछे छूटती जा रही थी। वह बेजान नजरों से कार के शीशे के बाहर देख रही थी, पर उसे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसके जेहन में रह रहकर उसके परिवार का हर चेहरा कौंध रहा था। माँ की नफरत भरी आंखें, भाइयों की बेबसी और सबसे गहरा जख्म उसके दादाजी का वो खौफनाक रूप। उसके मन में एक ही सवाल बार बार हथौड़े की तरह पड़ रहा था, कोई दादा अपनी ही पोती पर गोली कैसे चला सकता है? क्या रघुवंशी नाम का गौरव मेरी जान से भी बड़ा था? लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए वहां सिर्फ सन्नाटा था। दूसरी तरफ मृत्युंजय अपनी सीट पर सिर पीछे टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, जैसे वह इस तबाही का आनंद ले रहा हो। कार के अंदर एक भारी खामोशी पसरी थी। इस बंद कार में 2 दिल धड़क रहे थे, पर उन धड़कनों में ना तो मोहब्बत थी न ही सुकून। दोनों ने अपनी भावनाओं और अपनी धड़कनों पर पत्थर का पहरा बिठा रखा था। एक के दिल में बेइंतहा दर्द था, तो दूसरे के दिल में इंतकाम की ठंडी आग। तभी टायरों की आवाज़ धीमी हुई और कार एक विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। कुछ ही देर में कार रनावत मेंशन के भव्य गेट के सामने आकर रुक गई। मृत्युंजय कार से उतरा और बिना पीछे मुड़े सीधे मेंशन के अंदर दाखिल हो गया। उसने नैना से न एक शब्द कहा, न ही उसे बाहर आने का हुक्म दिया। नैना भी अपनी ही दुनिया के मलबे में दबी हुई कार की पिछली सीट पर पत्थर बनी बैठी रही। जैसे ही मृत्युंजय ने अंदर के हॉल में कदम रखा, वहां का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। विक्रम जी, गौरी जी, सुलक्षणा जी और मेघा, सबके चेहरे पर अविश्वास और सवालों का सैलाब था। मीडिया की लाइव न्यूज ने उनके घरों में वो आग लगा दी थी। सबसे बुरा हाल मोना का था। उसकी आंखें गुस्से और जलन से खून की तरह लाल हो रही थी। वह मृत्युंजय को किसी और के साथ देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तभी विक्रम जी ने कदम बढ़ाया और थोड़ी कड़वाहट के साथ पूछा, यह सब क्या है बेटा? कल तक तो तुम बदले की बात कर रहे थे और आज तुम रघुवंशियों से रिश्ता जोड़ रहे हो, वो भी त्रिशा रघुवंशी की बेटी के साथ। हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मृत्युंजय ने ठंडी सपाट आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं जो करता हूं उस पर सवाल ना उठाया जाए तो बेहतर होगा। जो जरूरी था मैंने वही किया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से सुलक्षणा जी की भारी और सख्त आवाज गूंज उठी। ये क्या बात हुई मृत्युंजय? उसके सधे हुए कदम वही ठिठक गए। तूने तो कहा था कि तू मोना से शादी करेगा। क्या एक बार भी तूने इस बेचारी के बारे में नहीं सोचा? मृत्युंजय की नजर अनायास ही मोना पर चली गई। जहां कुछ पल पहले तक मोना की आंखों में जलन और गुस्सा था, और अब जैसे किसी ने स्विच पलट दिया हो।
आंसू, बेबसी और टूटा हुआ चेहरा। एक ऐसी लड़की की शक्ल जिसे छोड़ दिया गया हो, पर मृत्युंजय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी सुलक्षणा जी का स्वर और भी कठोर हो गया। अगर शादी ही करनी थी तो दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं थी, किसी से भी करता। राह चलते किसी भी लड़की को उठाकर हमारे घर की बहू बना देता, हम सब उसे अपना लेते खुशी खुशी। लेकिन रघुवंशी खानदान से रिश्ता, वो भी वो धोखेबाज मक्कार त्रिशा रघुवंशी की बेटी से, यह सोच भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मृत्युंजय, तू सब भूल गया है बेटा, सब कुछ। यह सुनते ही मृत्युंजय के जबड़े की मांसपेशियां कस गई। पल भर पहले जो चेहरा भावहीन था, अब उस पर एक अजीब सी ठंडी शक्ति उतर आई। वह धीरे धीरे पलटा और बहुत संयम से बोला, कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, कुछ भी नहीं। हर पल हर सेकंड याद है मुझे। उसने एक क्षण का विराम लिया, जैसे खुद को संभाल रहा हो। आप पूछ रही है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे वह टेंडर चाहिए था, वह टेंडर जो एक नया इतिहास लिखने वाला है। अगर वह पृथ्वी रघुवंशी के हाथ लग जाता तो उसे उसकी गद्दी से उतारना नामुमकिन हो जाता। और उस टेंडर की कीमत उस बुढ़े ने अपनी पोती को लगाया था, और मैंने बस उसकी कीमत छीन ली ताकि उसका गुरूर मिट्टी में मिल जाए। मृत्युंजय की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। इससे ज़्यादा मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। यह कहते ही वह तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की ओर चल गया। हॉल में सन्नाटा पसरा था, इतना भारी कि हर किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। तभी गौरी जी ने हिम्मत करके कहा, माँ, सवाल जवाब तो बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उसे अंदर ले आना चाहिए। वह अभी भी गाड़ी में बैठी है। यह सुनते ही सुलक्षणा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। बहुत फिक्र हो रही है उसकी बहू। उन्होंने तंज से कहा, बहू मत भूलो, वह कौन है? रघुवंशी खानदान की बेटी है, पक्की अपनी माँ जैसी ही होगी, गद्दार, धोखेबाज और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। उनकी आवाज़ और भी कठोर हो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ी में है या सड़क पर, मरे तो मरे मेरी बला से, लेकिन इस घर के अंदर लाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। कमरे में जैसे ठंडक जम गई। और सुन लो, सुलक्षणा जी ने आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम में से किसी ने उसके लिए जरा सी भी सहानुभूति दिखाई तो इस घर की दहलीज भूल जाना। यह सुनते ही गौरी जी और मेघा की नजरें झुक गई। तभी विक्रम जी ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, शादी चाहे जैसे हालात में हुई हो और चाहे जिस वजह से हुई हो, अब वो इस घर की बहू है, हम उसे बाहर नहीं छोड़ सकते। आप क्या चाहती हैं कि जिस तरह मीडिया अभी रघुवंशियों का तमाशा बना रही है, कल वही मीडिया हमारा भी तमाशा बनाए? यह सुनकर सुलक्षणा जी का चेहरा कुछ पल के लिए नरम पड़ा। उन्होंने आंखें मूंद कर जैसे खुद को काबू किया। ठीक है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जो होगा सुबह होगा, सुबह उसे अंदर लाया जाएगा। फिर एक पल रुककर बोली, कैसे लाना है यह मैं तय करूंगी। अभी के लिए तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और उसे कुछ देर गाड़ी में ही रहने दो, शायद वही उसका दिमाग ठंडा हो जाए। इतना कहकर सुलक्षणा जी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनके जाते ही मोना के होठों पर एक हल्की सी चालाक मुस्कान उभर आई। मन ही मन वो बोली, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम से कम कोई भी मेरे एमजे की इस नई नवेली दुल्हन को कबूल तो नहीं कर रहा है। आखिर ये लड़की है कौन, यह देखना तो बनता है। और सुबह सुबह तो तमाशा और बड़ा होगा। उसने गहरी सांस ली। अभी तो मुझे एमजे से अपने सवालों का जवाब चाहिए, पर उसके कमरे में भी नहीं जा सकती। छोड़ो, कल ही पूछ लूंगी। ऐसे भी कहाँ वो मुझसे भागने वाला है। यह सोचकर वह भी अपने कमरे की ओर चली गई। पीछे गौरी जी की आवाज़ कांप उठी, माँ, माँ ऐसे कैसे कर सकती है मेघा? जिस गलती की सज़ा उसकी माँ ने दी, क्या उसकी बेटी को यूँ तड़पाना सही है? मेघा ने तुरंत कहा, माँ, आप ज़्यादा सोच रही हैं, इतनी नरम मत पड़िए। दादी ठीक कह रही है, खून रघुवंशियों का ही है, और खासकर उस त्रिशा रघुवंशी का, जिसके एक उम्मीद पर हमारा एमजे था। उसी ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मत भूलिए, उस त्रिशा की वजह से ही हमारा एमजे आज मृत्युंजय रनावत बना है। पत्थर दिल उस नफरत की आग में अब भी झुलस रहा है। और वैसे भी माँ, 2-3 घंटे में सुबह हो ही जाएगी।
दादी ने कह दिया है ना, सुबह अंदर लाया जाएगा, तो अभी आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। चलिए आराम कीजिए। वहीं नैना कार की पिछली सीट पर सिमटी बैठी थी। काफी वक्त गुजर चुका था, पर मेंशन से उसे लेने कोई बाहर नहीं आया। सच तो यह था कि नैना ने खुद भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह उस अनजान घर की दहलीज पर अपने कदम रखे। वह अंधेरे में बाहर देखते हुए खुद से बुदबुदाई, कैसी किस्मत है मेरी, वहां अपनों ने ठुकरा दिया और यहाँ पराये अपनाने को तैयार नहीं है। सिर्फ 48 घंटे में मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट गई। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूमा। जिन आंखों में कल तक मेरे लिए प्यार और फिक्र दिखाई देती थी, वहां आज सिर्फ नफरत और तेजाब जैसा गुस्सा था। और दादाजी, यह कहते ही नैना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। क्यों? आखिर मेरी क्या गलती थी कि मुझे इस आग में झोंक दिया गया? तभी अचानक उसका हाथ उसके होठों पर चली गई और उसे अपने होठ पर भारीपन महसूस हुआ। मृत्युंजय का वह जहरीला चुंबन। उसे याद आया कि कैसे सबके सामने उसने उसकी रूह को दागदार किया था। उसने घृणा से अपने होठों को अपनी बाहों से पोंछा, मानो वह उस एहसास को रगड़कर मिटा देना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल नैना ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेली से शक्ति के साथ अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब बेबसी की जगह एक अजीब सी चमक थी। नहीं नैना, तू इस तरह रोकर कमजोर नहीं पड़ सकती। भले ही तूने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं, भले ही तू उसकी गुलाम बन चुकी है, लेकिन तू हार नहीं मान सकती। उस मृत्युंजय रनावत ने इस शादी को अपनी जीत समझा है ना, तो ठीक है, इस शादी की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जितना दर्द उसने मुझे और मेरे वजूद को दिया है, एक एक कतरा दर्द में उसे ब्याज समेत लौटाऊंगी। दुख, थकान और प्रतिशोध के इन्हीं भारी ख्यालों के बीच नैना का शरीर ढीला पड़ने लगा। सर्द रात की खामोशी में उसकी आंखें लग गई और वह उसी फटे हुए लहंगे में कार की सीट पर सिर टिकाए सो गई। उसे खबर भी नहीं थी कि सुबह उसके लिए स्वागत की नहीं, बल्कि एक नई अग्नि परीक्षा की तैयारी कर रही थी। क्या होगा आगे? कैसी होगी नैना का पहला दिन ससुराल में? और क्या यह रंजिश बदलेगी जुनूने मोहब्बत में? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।